फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TSM दैट इज़ द सक्सेस मंत्रास और मैं हूं डॉक्टर विवेक शर्मा। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे फिर से जो हमने अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एक सीरीज स्टार्ट करी थी उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस का के एस्पेक्ट से इंडियाज नेबरहुड और particularly we would be talking about the challenges and dilemmas that India is facing in its neighborhood in the recent years. तो किसी भी कंट्री के लिए जो उसका नेबरहुड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है तब भी प्रॉब्लमेटिक है। इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है रीजन में। अगर बहुत ज़्यादा पावर प्रोजेक्शन ज़्यादा हो रही है, कोई सुपर पावर टाइप बन रहा है और कंट्रोल कर रहा है बाकी एरियाज़ को, बाकी कंट्रीज़ को, बाकी एंटिटीज़ को, तो वो भी किसी सेकंड जो दूसरे लेवल पर नेशन है उसके लिए सही नहीं बैठता है। तो इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेटस है, सिनारियो है, उस पर बात करते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि थोड़ा मालदीव्स के रिलेटेड कुछ इशू बना था और पहले भी इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पे काफ़ी टाइम से फ्रीक्वेंटली चलती रहती है। तो रिसेंटली भी इशू हो गया था। और मालदीव्स के अलावा बाकी भी जो रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले नेपाल के साथ भी इशू हो गया था रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट। अब पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली एक काफ़ी लंबे अरसे से कुछ डिस्प्यूट्स हैं ही हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो चाइना का भी राइज हो रहा है रीजन में और उसकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जा रही है। अ, बाकी अफगानिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है ही अभी स्टेबिलिटी की तरफ। तो देखें तो काफ़ी एक ब्रॉडर पिक्चर तो इतनी कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रही है। तो रिगार्डिंग भूटान बांग्लादेश के साथ रिलेशन तो लार्जली ठीक है, बट कुछ कुछ आयरन इश्यूज हैं लाइक तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है। और भूटान के साथ भी रिलेशन लार्जली ठीक है, बट चाइना जो है अब अपने लेवल पर ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे डोकलाम की क्राइसिस थी। तो अभी रिगार्डिंग चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसके रीजंस ये हैं कि फर्स्ट, चाइना हैज़ अ डीप पॉकेट्स, मतलब उनके जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा वेरियस लिमिट्स तक जो है लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कंट्रीज जो साउथ एशिया की हैं उनके लिए आजकल डाइवर्सिटी ज़्यादा मैटर कर रही है। वो इंडिया का जो रोल था उससे हट के वो बाहर वाली दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी टाई अप कर रही हो। पर्टिकुलरली इस जो स्पेस में चाइना का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो यूएस का इन्फ्लुएंस था वो कम हो रहा है। और यूएस के इन्फ्लुएंस के कम होने से हमें पहले बेनिफिट तो नहीं था, बट समहाउ उनके विथड्रॉल से हमें नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा चैलेंजेस के एस्पेक्ट में अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पास उतनी नहीं है। इंडिया का जो फॉरेन एस्पेक्ट में जो फॉरेन अफेयर्स में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है और हमारे पास पर्सनल्स कम है। और इंडिया के हिस्टोरिक जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कल्चरल एस्पेक्ट से या फिर हिस्टोरिक एस्पेक्ट से हम अपने रिलेशन को इस रीजन में प्रमोट करेंगे, वो काफ़ी हद तक ठीक है, बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशेंट। इसके अलावा कहीं ना कहीं हम सार्क माइनस पाकिस्तान, सार्क में पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है उसके बिना भी हम चलने की कोशिश कर रहे थे, बट करंटली वी हैव सीन दैट इट वुड नॉट वर्क, क्योंकि चाइना साइडवाइज कहीं ना कहीं सार्क को अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है। तो इस सारे प्रोसेस में अब हमें करना क्या चाहिए है, तो वो ये है कि एक तो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए ज़्यादा, ताकि पॉलिसी इनिशिएटिव को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। और वन ऑन वन या फिर कुछ जो स्पेसिफाइड एरियाज हैं वहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग, स्टडी और रिसर्च उन एरियाज में बेटर हो सके। दूसरा है, अगर यूएस विदड्रॉ कर गया है, एक बड़ी पावर नहीं है और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है, BRI जैसे इश्यूज भी जो हैं उनको डील करना है, तो हमारे पास एक फ्रेंडली एक्सटर्नल एंटिटी नेशन कुछ होना चाहिए जो इस एरिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो
साउथ एशिया की सिचुएशन जो है वो अब चेंज हो गई है और डायनेमिक्स हैज़ नॉट रिमेन्ड द सेम एज इट वाज टाइम्स एगो। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस पहले बहुत ज़्यादा था, तब सिंगल हैंडेडली वी वर ड्राइविंग द रीजन, तो वो कम हो गया, तो हमें उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। फर्दर जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या जो भी डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिसीज़ जिनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल एरिना में नेबरहुड में पड़ता है, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। उनको एग्जामिन असेसमेंट उनकी रेगुलरली करने की ज़रूरत है, ताकि हम फर्दर मेजर्स ले सकें और जो भी जहाँ पर भी शॉर्ट कमिंग्स है उनको इम्प्रूव किया जा सके, करेक्शन की जा सके। तो इसमें ऑलमोस्ट इतना ही। तो इसके साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे, द माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस। तो इस पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ये GS3 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन जनरल अगर माइंस एंड मिनरल की बात करें तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और 2021 की जो इसका जो टर्नओवर था, इट वाज अराउंड 2,11,000 करोड़। तो मिनरल्स की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन। India is the second largest producer of aluminium for the year 2021। और ये भी देखा गया कि जो इस की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड 3% है फॉर द कमिंग टाइम फॉर 2022। और इसका रीज़न ये है कि एक तो ग्रोथ डिमांड, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। अगर ये सब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली मिनरल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब हम इस बिल को लाए क्यों हैं, मतलब मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगी इन क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। हमने इसमें एक कुछ 6 मिनरल्स हैं जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज में यूज़ होते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, नायोबियम। तो इनको हमने स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स में कैटेगराइज कर दिया है। इसके अलावा जो है इंडिया अचीव करना चाहता है इट्स मिनरल एक्सप्लोरेशन मिनरल लेवल द प्रैक्टिसेस एट पार विद द एडवांस्ड नेशंस। तो उसमें जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो रिस्क टेकिंग की एबिलिटीज ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द फाइनेंसिस एंड एक्सपर्टीज, वो इंडिया में नहीं है। तो अगर हम उस तरह की ट्राई करें तो उसमें यह है कि हमारी एक्सप्लोरेशन की स्पीड बढ़ेगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगी एक्सप्लोरेशन, तो इसलिए करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो पहले प्रोहिबिटेड थी, जैसे पिटिंग थी, ट्रेंचिंग थी, सबसे बेस एक्सकवेशन था, वो अब एलो की गई हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिकॉनिसेंस, जिसमें सर्वेज, मैपिंग वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ लार्जर, हम ब्रॉड ब्रॉड मेजर्स में देखें तो क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सपर्टीज आएगा वहाँ से, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, टेक्नोलॉजी आएगी। दूसरा, गवर्नमेंट का जो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है तो गवर्नमेंट वुड बी हैविंग द रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स, तो जो बर्डन है वो कम हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर का। इसके अलावा पीस ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसके बारे में हमने पहले बात की, द टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द मार्केट। एक्सप्लोरेशन होगी प्राइवेट सेक्टर क्योंकि ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एक्सप्लोरेशन करेगी। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन होगी, मार्केट बनती है, डिमांड क्रिएट होगी, मोर जॉब, मोर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो प्रमोट होती है। और जो मिनरल एफिशिएंसी है वो भी अचीव होगी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं इस बिल में। तो इश्यूज यही हैं कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट तो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन
जो एक्सप्लोरेशन के बाद का जो प्रोसेस है जिसमें सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, माइंस जो भी होंगी वो एलोकेशन के थ्रू होगी। एलोकेशन गवर्नमेंट करेगी विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन बाय द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर। तो जनरली क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाता है, इट कैन गो मोर देन 6 मंथ्स ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जियोग्राफी का रीज़न हो सकता है, क्लियरेंस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो एक तो ये रीज़न होगा। फिर ये हो सकता है कि क्योंकि खुद से नहीं कर पाएंगे सेलिंग, जो भी एक्सप्लोरेशन करेंगे एंटिटीज, तो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचने से पहले एलोकेशन का प्रोसेस होगा, तो उनको जो प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन होती है प्राइवेट सेक्टर, वो फिर कहीं ना कहीं बीच में बैरियर आ जाएगा और उसको रियलाइज करने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, तो हमें ये कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इसमें ये मिनरल सिक्योरिटी को अगर अचीव करना है इंडिया को, एफिशिएंसी को अचीव करना है, सिक्योरिटी को अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर को एक स्टीडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि अगर स्टीडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू मिलेगा तो दे वुड गेट मोटिवेटेड टू अंडरटेक एक्सप्लोरेशन एंड therefore the efficiency of mineral exploration and the security of mineral security would be achieved and self sufficiency would be achieved in the longer run। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो हम अपने व्यूज़ को कहेंगे कि देखते रहिए TSM, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम नेक्स्ट टॉपिक्स जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय।